नमस्कार, मैं डॉक्टर एस डी सेठी, समाचार निर्देश के हम भी है कि मंच पर आपका स्वागत है। आज हमारे बीच मौजूद हैं लेखक, व्यंगकार, साहित्यकार, कवि, समीक्षक राजीव तनेजा जी। वह 2005 से लेखन के कार्य को कर रहे हैं। कहाँ तक इनकी लेखनी पहुंची है, आइए उनसे बात करते हैं। राजीव जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। आपने ये जो लेखन का कार्य कब से शुरू किया है? सर, मैं 2005 से लिख रहा हूँ। उससे पहले फैमिली बिजनेस चल रहा था तो कभी सोचा नहीं, लेकिन 2005 के अंदर कुछ विचार जहन में उमड़े और उसके बाद उनको मैंने लिखना शुरू किया और लेखन का कारवां चल निकला। प्रेरणा कहाँ से मिली है लेखन की? प्रेरणा मेरे अपनी श्रीमती जी हैं, संजू तनेजा, कि आपने आमतौर पर देखा होगा कि जितने भी हास्य कवि या व्यंगकार हैं वो अपनी बीवी का, अपनी माशूका का बहुत मजाक उड़ाते हैं कि मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं करता। मेरी पत्नी जो है वो एकदम गौ समान है, बिना सींग मारे बात ही नहीं करती है। उल्टा मैं तो हर पर आई औरत को अपनी बीवी समान समझता हूँ कि किसी के सामने मेरी चूं तक करने की हिम्मत नहीं होती। संजू जी को ये असर है जो आप कह रहे हो? अब बिल्कुल असर है सर। अच्छा। वो उनको देखकर ही मुझे प्रेरणा मिली, तो इसलिए मैं लिखता हूँ। अच्छा, तो अभी तक जो लेखन आपने किया, कितने आपकी जो पाठक है, कितनी संख्या हो गई होगी? सर, पाठकों की तो हजारों से तो ऊपर ही है, 10,000 होगी। 10,000 भी बहुत साल पहले थी, 8-10 साल पहले थी, अब तो पता नहीं है सर। यानी आपके भी काफी रसदार लोग हैं जो आपको सुनना पसंद करेंगे। बहरहाल मैंने ये सुना है कि शर्मा जी जो हमारे हास्य व्यंग कवि हैं, जी जी है, उनकी पंक्तियां हैं कि 4 लाइनें सुना रहा हूँ, लेकिन आपने 4 लाइनों को भी आधा कर दिया, 2 लाइनें सुना रहा हूँ। उसके बारे में थोड़ा बताइए कि ये क्यों किया? जी, दरअसल क्या है कि लोग लंबा मैं कहानियां में लंबी लिखता हूँ, लेकिन जब मैं सोशल मीडिया पर आया या स्टेज पर है तो देखा कि हर कुछ सेकंड के बाद दर्शकों की अटेंशन लेने के लिए आपको कुछ ना कुछ ऐसा पंच देना पड़ेगा उनको कि अब उनका ध्यान इधर उधर डाइवर्ट ना हो। जी। तो उस चक्कर में मैंने 2 लाइनों में अपनी बात खत्म करनी शुरू की कि उदाहरण के लिए, इश्क में ना कोई छोटा ना कोई बड़ा होता है, इश्क में ना कोई छोटा ना कोई बड़ा होता है, मती पे दोनों की बराबर वजन का पत्थर पड़ा होता है। वेरी गुड। तो एक इससे मैसेज भी चला गया और बात भी आगे पहुंच गई। जी। एक जैसे, ना मैं घोड़ा हूँ ना तुम घास, ना मैं घोड़ा हूँ ना तुम घास, फिर डर कैसा, आओ बैठो मेरे पास। वेरी गुड। और आप इसको फ्लर्ट भी कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए, लेकिन यह है कि शालीन शब्दों में अपनी बात कह ली जो कहना था। तो आप जी, मैं एक और पूछना चाहूँगा कि लेखन के साथ साथ आपने जो किताबें लिखी हैं, कुल इस समय कितनी किताबें लिखी हैं आपने? मेरी इस वक्त 2018 में पहली किताब आई। उसके बाद 13 साल तो मैं सिर्फ लेखन करता रहा। उसके बाद मुझे लगा कि हाँ, मेरी किताब आनी चाहिए, तो 2018 में मेरी पहली किताब फैलसूफियाँ आई, जिसके अंदर मेरी 10 व्यंग्य कहानियाँ हैं। उसके बाद अगले साल मेरी 2019 में आई चंपू ओए ओए चंपू। उसके बाद 2 साल का, ये सारी हास्य व्यंग में? हास्य व्यंग है। उसके 2 साल बाद मैंने एक छोटा नॉवल लिखा, उपन्यास कालभूषण के नाम से, ये लॉकडाउन में आया था। और उसके बाद अब पिछले महीने में मेरी 2 किताबें आई हैं इकट्ठी। एक का नाम है मिले लठ मेरा तुम्हारा, ये 2 लाइनों की किताब है, और एक सीरियस कहानियों की है, हाँ मैं नपुंसक हूँ। इन दोनों किताबों को आपने जो लिखा, मिले लठ मेरा तुम्हारा, घर में रोज लठ बजता है, तो वही बात मैंने इसमें। ये आप अपने तक सीमित ना रख के आगे तक बढ़ाना चाहते हैं लठबाजी? तो देखिए, हर मर्द दुखी है कहीं ना कहीं, तो आप कैसे कह सकते हैं हर मर्द दुखी है? तो उसके चेहरे से पता चल जाता है सर। चेहरा सबके ऐसा नहीं है कि चेहरे से पता लग जाए कि नहीं, काफी हद तक, लेकिन वो है ना कि एक दूसरे की पीड़ा को तो समझ में ही आ जाता है। जैसे स्त्रियों की पीड़ा तो स्त्री ज्यादा समझ सकेगी। मैं यार बता दूं कि इन्होंने जो किताब लिखी है मिले लठ मेरा तुम्हारा, उसके ऊपर तस्वीर भी इन्होंने अपनी और श्रीमती की छापी, और दोनों के हाथ में लठ है जी। उसके ऊपर इन्होंने बड़ा अच्छा व्यंग किया है। और इसके बाद इन्होंने जो दूसरी किताब एक लिखी है, हाँ मैं नपुंसक हूँ,
उसके ऊपर भी इन्होंने हाथ से रंग किया है। मैं चाहूंगा कि इन दोनों किताबों में से जो भी आपकी सरस रचनाएं हैं उनको जरा सुनाइए। तो मैं आपको छोटी छोटी कुछ दो पंक्तियां सुनाना चाहूंगा यहाँ पर। जिस दिन से मैंने झूठ बोलना छोड़ दिया, जिस दिन से मैंने झूठ बोलना छोड़ दिया, हर सुख सुविधा ने मुझसे मुंह मोड़ लिया। कि आजकल जमाना ऐसा है कि आप सच बोलेंगे तो आपको सच के हिसाब से कोई आगे आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा उसका। झूठ बोलेंगे, झूठ बोल के दूसरे की आंख में झोल के, आंखों में धूल झोंक के तो आप कुछ ना कुछ फायदा उठा सकते हैं। सच बोल के तो आपको कोई आपका पेट भी नहीं भरने देगा। इसी तरह जो आजकल कामयाबी का रास्ता है वो जाता है चाटुकारिता से, चमचागिरी से कह लीजिए। तो इसके ऊपर मैंने लिखा कि चाटुकारिता भी उम्दा एक कला है, तलवे चाट चाट कर हमको पता चला है। ये सारी दोनों लाइन की कविताएं हैं जी, 2 लाइन में बात खत्म करने की कोशिश की कि कम से कम जो है कम शब्दों के अंदर में बड़ी बात कह सकती। लेखन में छोटा लगे गाँव करे, गंभीर वाली बात इन्होंने की है, इसके उजागर किए हैं कि छोटे बात से बड़ी बात निकाली है। जी, जैसे अब ये 2 लाइनें आप देखिए। गधे कुछ खुदा के घर से फरार हो गए, गधे कुछ खुदा के घर से फरार हो गए, कुछ विपक्ष में बैठे कुछ सरकार हो गए। ये कटाक्ष आपने राजनीति के जी, ये कटाक्ष है। जी जी। तो इसी तरह चोर उचक्कों के शहर में यारो घर एक बसाना है, चोर उचक्कों के शहर में यारो घर एक बसाना है, नेताओं के घर आजकल मेरा बहुत आना जाना है। वो क्यों? तो सर जिस नेता के बारे में देखो, हर एक के पीछे कोई ना कोई स्कैम, कोई ना कोई भ्रष्टाचार पता चलता है, अखबारों से पता चलता है या कहीं ना कहीं से। तो एक जनता के दिमाग में एक इमेज बन गई है कि नेता जो है वो भ्रष्टाचारी हैं, चोर उचक्के। लेकिन भ्रष्ट नेताओं के पीछे आप क्यों जाना चाहते हैं? आप तो ईमानदार आदमी हैं। तो सर देखो, ईमानदार आदमी अपनी व्यथा को व्यक्त कर सकता है। वो उसके हाथ में कुछ है नहीं तो कि वो कोई एक्शन ले सके, ना उसकी औकात कह लीजिए, ना उसके पास पावर है, वो सिर्फ अपनी भड़ास निकाल सकता है। आपने जो किताबें लिखी हैं, चंपू है चंपू, फैल सूफियां, ये कहानी है का कुशल आपकी उपन्यास है जी। ये कहानी है, ये उपन्यास है जी। ठीक है। इनमें से जो भी आपकी कहानी आपको लगता है कि बहुत ही अच्छी है, उसके जरा टाइटल हमें बताइए। कौन सी ऐसी कहानी है जो आपको लगती है कि पसंद आएगी पाठकों को? तो सर मेरी पहली किताब के अंदर पहली कहानी है अलग निरंजन। तो ये बेसिकली अंधविश्वास के ऊपर है और ढोंगी साधुओं के ऊपर है। इसी तरह मैंने अपनी कहानियों में कोई ना कोई ऐसा मुद्दा उठाया जो मतलब सदाबहार मुद्दे कहूँगा इनको। जैसे कोई झोला छाप डॉक्टर के ऊपर हो गया, जैसे सड़क छाप ज्योतिषी हो गए, या ये जो पैथोलॉजी लैब वाले और डॉक्टर की आपस में सेटिंग होती है। तो इस तरह के मतलब किसी ना किसी ज्वलंत मुद्दे को उठा के जिससे आम पब्लिक के ऊपर उसका बुरा असर पड़ता है, उनको मैंने उठाने की कोशिश की है। तो कुल मिलाकर आप ब्लॉगर भी हैं, तो जी। ब्लॉगर किस टाइप के लिखते हैं? सर 2005 में मैंने अपना ब्लॉग, 2006 के आसपास अपना ब्लॉग बनाया। तो उसके ऊपर मेरी ये किस सभी नाम से आपका ब्लॉग? मेरा ब्लॉग सर हंसते रहो के नाम से, और ब्लॉग ने ही मुझे लेखक के रूप में तब्दील कर दिया। हमारे लाखों दर्शक आपको देख रहे हैं जी। आप लोगों को क्या सलाह देंगे कि ये लेखन के अंदर जो आज युवा पीढ़ी, जहां तक मुझे लग रहा है कि लाइब्रेरी भरी हुई है लेकिन पढ़ने वालों की बहुत कमियां जी, जी। है, ऐसा आपको लगता है कि आज के समय में जो किताबें हैं खूब रची जा रही हैं लेकिन पढ़ने वाला एक नहीं है, लाइब्रेरी खाली पड़ी है, ऐसा क्यों है आपकी नजर में? दरअसल सर इसके पीछे जिम्मेदार मैं कहूँगा कि सोशल मीडिया है। जी। सोशल मीडिया के अंदर मोबाइल में इतना कुछ आ गया कि लोग उसको ज्ञान अर्जित करने के लिए नहीं यूज कर रहे, वो टाइम पास कर रहे हैं, जिससे कुछ भी आपका मतलब वसूली नहीं है। कुछ भी आप 2 घंटे इंस्टाग्राम कर लेंगे, फेसबुक कर लेंगे या रील्स देख लेंगे, तो मिला आपको अंत में क्या मिला? कुछ भी नहीं। तो युवा पीढ़ी को क्या संदेश देना चाहेंगे आप? सर मैं ये कहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा और जब भी मौका मिले आप पढ़ने की कोशिश करें। कुछ भी पढ़ें, चाहे अखबार पढ़ें तो अखबार को पूरा का पूरा चाट दें कि उससे जो चीज़ भी आप लेंगे आपके जहन में कहीं ना कहीं वो स्टोर रहेगी, जो आपको हो सकता है कि आने वाले समय में लिखना शुरू करवा दें आपसे, आप भावी लेखक बन जाएगा।
भविष्य में आपकी और किताबें आने वाली हैं, कविता की क्या कुछ रचनाएं आने वाली हैं? ये तो सतत प्रक्रिया है, ये चलता रहता है। कुछ ना कुछ जब लगता है कि हाँ कंटेंट अब किताब में छपने लायक है तभी लाऊंगा, उससे पहले नहीं। तो जो हिंदी साहित्य अकादमी है जी। वहाँ भी आपने ये किताबें प्रसिद्ध की है, दी है उनको? सर वहाँ किताबें तो नहीं है, लेकिन उनकी मैगजीन के अंदर मेरी कहानियाँ छपी हैं। छपी हैं? हाँ जी। हिंदी साहित्य अकादमी की जी। पुस्तक है उसमें आई है? उसमें आई है। अच्छा, तो ये थे हमारे साथ राजीव तनेजा जी, जिन्होंने अपनी हाथ से रचना को सुरेंद्र शर्मा जी के बराबर न करके बल्कि आधा कर दिया है। 2-2 लाइन की कविता इन्होंने अपनी छाप के रख दी है। मेरा युवा पीढ़ियों से या जो नए कवि बनना चाह रहे हैं वो देखें कि राजीव तनेजा जी ने जो रचा है, लिखा है साहित्य में या कविताओं में, उनका अनुसरण करें और ज्यादा से ज्यादा इनको अपनी तवज्जो दें। आप हमारे स्टूडियो में आए, बहुत बहुत शुक्रिया।